हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल और आज हम लोग Z 2023 में सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। और टफ से टफ क्वेश्चन का इजी सॉल्यूशन आपको पता है कहाँ पे मिलता है, नहीं? और थर्ड पार्ट में हम लोग पूरी क्वांट खत्म कर देंगे। ठीक है, आप में से जितने भी लोग नए नए चैनल से ऐड हुए ना, उनसे एक चीज़ बता दूँ कि मैंने अपने चैनल पे मोनेटाइजेशन तक बंद करके रखा है ना? तो बस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करो, थोड़ा ब्रांड बना दो यार, इसको भी लाख सब्सक्राइबर हो जाए तो मज़ा आएगा। ठीक है, चलो तो सेकंड पार्ट ये है। और एक चीज़ बता देता हूँ कि हमारे चैनल की आप प्लेलिस्ट पे जाओ, यहाँ पे आपको कैट जेड सबके प्रीवियस ईयर के टफ से टफ क्वेश्चन के बहुत इजी सॉल्यूशन मिल जाएंगे। आई थिंक जेड के मैंने 2015 से लेके अभी तक के पूरे सॉल्यूशंस डाले हुए हैं। ठीक है, तो इतना कर लो, मोर देन इनफ है। अगले 10-15 दिन जो बचे हुए हैं, तो अगले 10-12 दिन जो बचे हुए हैं, अभी तक Z 300 नहीं लिया और आपको लगता है आपकी तैयारी अच्छी है, आपको और अच्छे 300 क्वेश्चन करने, तो आप हमारी वेबसाइट catipmat.com/Z300 पे जाके परचेस अभी भी कर सकते हो। ठीक, चलो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं 8th क्वेश्चन से। देखो, जेड की खास बात होती है, खासतौर से अर्थमेटिक में क्वेश्चन दिखने में बहुत लेंदी होते हैं, हमें लगता है बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन ये लोग सिर्फ कहानी लिखते हैं, क्वेश्चन में दम नहीं होती। ठीक है, जेड बहुत आसान होता है ना? और कैट का जो भी रिजल्ट आए भूल जाओ, खैर मेरा तो पता ही होगा, स्क्रीन पे देख लो, साइड में लिखा दिख जाएगा। सेपरेटली जैक एंड सृष्टि invested the same amount of money in stock market. Jack's investment amount kept getting reduced by 50% every month. सृष्टि इन्वेस्टमेंट आल्सो रिड्यूस एवरी मंथ बट इन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इसका कम हो रहा है। कॉमन डिफरेंस है 15,000 रुपीज का। They both withdrew their respective amount at the end of 6 months. They observed that if they had withdrawn their respective amount at the end of 4th month, the ratio of their amounts would have been the same as the ratio after 6 months. What will be the money was invested by Jack in the stock market? ठीक है, देख लेते हैं। देखो, दोनों ने सेम ही लगाया है, ये जैक ये सृष्टि, इसने भी एक्स लगाया, इसने भी एक्स लगाया। इसका 50-50% कम हो रहा है जैक का। 1 मंथ के बाद क्या हो गया, 50% बचा। अब इसका 50% सेकेंड मंथ के बाद, है ना? देखो, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ये मंथ की बात चल रही है ना? इस टाइप से खटखट करके देख लेते, विद इन अ मिनट ये क्वेश्चन हो जाता है ना? वो तो आपको समझाने के लिए मैं इतना कर रहा हूँ। फिर x/8 x/16/32/64 और इसका 15,000 कम हो गया, यानी x-15,000। फिर 15,000 कम हो गया तो x-30,000, x-45,000। 000 बाद में लगाते रहेंगे, है ना? पूरा पूरा टाइम खराब नहीं करेंगे। देखो, 4th और 6 मंथ की बात हुई थी तो अपन ये पूरी पूरी वैल्यू लिख देते हैं। ठीक, अब बोला रेशियो सेम था, 4th मंथ के बाद रेशियो क्या था दोनों का, x/16 इंटू एक्स, हाँ इसका क्या हो जाएगा सृष्टि का, x-60,000। ये रेशियो सेम जो है आफ्टर 6 मंथ रहेगा, यानी x/64 इंटू x-90,000। x से x गया, ठीक है। फिर 16 4 ज़ा 64, सॉल्व कर लेते हैं। ये इसको पहले सॉल्व कर लो तो 4x माइनस 9 4 ज़ा 36, यानी 3,60,000 इज इक्वल टू x माइनस 60,000, है ना? 4x में से x गया 3x इज इक्वल टू 3,60,000 में से 60,000 माइनस हो गया तो बचा क्या, 3 लाख। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 लाख। इतना सा था, यही पूछा था, ऑप्शन ए। अब बताओ टफ था क्या है? कुछ नहीं था, बस जो जो बोलते जाए वो करते जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। इतना आसान होता है चीज़ें, और इतने आसान से चीज़ें समझ नहीं हो तो हमारा कोर्स ले लिया करो भाई, नहीं तो इधर उधर ब्रांड में भगते रहते। अब देखो, ये भी दिखने में कितना लेंथी है, सॉल्व करेंगे आप बोलोगे अच्छा इतनी जल्दी हो गया।
द प्रॉब्लम बिलो कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन ऑफ टू स्टेटमेंट नंबर 1 and 2 यू हैव टू डिसाइड वेदर डेटा सफिशिएंसी का है। रहीम इज राइडिंग अपस्ट्रीम ऑन अ बोट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए टू बी जा रहा है कांस्टेंट स्पीड में। द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज 30 किलोमीटर। 1 minute after Rahim leaves from point A, a speed boat starts from point A to go to point B. It crosses Rahim boat after 4 minutes. If the speed of a speed boat constant A to B, what is the Rahim speed? देखो ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। देखो पॉइंट ए से बी जा रहे हो, थोड़ा मैंने डायग्राम में अपस्ट्रीम टाइप का ही बना दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि ऐसे 30 किलोमीटर जाना थोड़ा सा अपस्ट्रीम में हो रहा है ना। यानी रिवर ऐसे फ्लो कर रही होगी, इसकी स्पीड y मान लो, रहीम की स्पीड अपन x मान लेते हैं, और स्पीड बोट जो है, स्पीड बोट, इसकी स्पीड अपन z मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये 3 चीज़ें हमने मान ली। क्या क्या दिया हुआ है? ये 30 दिया हुआ है, और देखो 1 मिनट बाद जब रहीम गया उसके बाद ये स्पीड बोट चालू हुई, और 4 मिनट के बाद इसने उसको रहीम को क्रॉस किया। तो रहीम ने 1 + 4 5 मिनट में जितना ट्रेवल किया होगा, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रहीम इन 5 मिनट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्पीड बोट इन 4 मिनट। तो रहीम ने 5 मिनट में कितना चला होगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड रहीम की क्या है? x - y, है ना, x - y होगी ना, ठीक है, इंटू 5 मिनट तक इज इक्वल टू स्पीड बोट की क्या हो जाएगी? z - y 4 मिनट तक। ये एक इक्वेशन बन गई। तो देखो इस इक्वेशन में अननोन कितने? x, y, z। इसको सॉल्व करने के लिए इसने कुछ पॉइंट दिए होंगे तभी हम बता पाएंगे। अब पहला पॉइंट, अब हमें बताना क्या? रहीम की स्पीड, यानी हमें x बताना। हमारा पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए x पे, है ना, y z भले ही ना निकले, हमें x बताना है, ठीक। पहला पॉइंट, द स्पीड ऑफ ए स्पीड बोट स्टिल वाटर 30 किलोमीटर पर आवर। स्पीड बोट यानी z की वैल्यू दे दी 30। देखो z की वैल्यू दे दी 30 पहले पॉइंट में, लेकिन इससे मैं x तो निकाल नहीं पाऊंगा अभी, है ना, अभी भी मेरे पास y नहीं है, तो पहला पॉइंट अभी मेरे काम का नहीं है, ठीक। अब सेकंड पॉइंट पढ़ लेते हैं। रहीम टेक्स 3 आवर्स टू रीच पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट ए। अच्छा, रहीम को 30 किलोमीटर जाने में 3 आवर्स लगते हैं। 3 आवर्स लग रहे हैं, ये लिखा है ना, हाँ। तो देखो 3 आवर्स लग रहे हैं 30 किलोमीटर जाने में, और रहीम की स्पीड क्या है? x - y। तो यहाँ से x - y इज इक्वल टू क्या आ गया? 10। लेकिन इससे भी मैं नहीं बता पा रहा x की वैल्यू, क्योंकि इससे x - y की वैल्यू आई है। अब देखो इन दोनों का अगर मैं यूज करता हूँ, देखो x - y की वैल्यू मैं सीधे सीधे यहाँ पे रख देता हूँ, क्या है? 10। 10 × 5 इज इक्वल टू z की वैल्यू क्या रख ली? 30 - y × 4। यहाँ से y आ जाएगा, y आ गया तो आपका x भी आ जाएगा। यानी दोनों का यूज करके मैं बता सकता हूँ। अरे डेटा सफिशिएंसी में जरूरी नहीं है कि आप पूरा सॉल्व करो, इसलिए मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ इसको। हाँ, आपकी इच्छा हो तो सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो दोनों का यूज करके आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। जी सर मैं देखो कहाँ टफ होता है सेट, जबरन हुआ बना के रखा है कि कैट से भी टफ। हाँ, कैट से थोड़ा उटपटांग होता है। इस बार देखते हैं, इस बार कैट तो अच्छा खासा हुआ था। 5 students appeared for an examination. The average mark obtained by these 5 students 40. The maximum mark of examination 100 and each of the 5 students scored more than 10 marks. ठीक है, सबके 10 से ज़्यादा है। However, none of them scored exactly 40. किसी के exactly 40 नहीं है, ठीक है। Based on the information given, which of the following must be true? देखो ये क्वेश्चन कुछ था ही नहीं। अगर हमें किसी भी टॉपिक की थ्योरी आती है तो ये ओरल क्वेश्चन है। एवरेज की थ्योरी आती होगी। देखो अगर 40 एवरेज है, कितने भी बच्चे हो, और एग्जैक्ट 40 नहीं, या तो सबका 40-40 हो जब, है ना। लेकिन एवरेज क्या होता है? जो भी वैल्यू होती है, कुछ लोग उससे कम होते हैं, है ना, कुछ लोग उससे ज़्यादा होते हैं, तभी तो एवरेज वो बीच का नंबर जो भी निकल के आता है वो आता है। मतलब कम से कम एक आध बच्चा तो होगा जिसके 40 से कम होंगे, और कम से कम एक आध बच्चा तो ऐसा होगा जिसके 40 से ज़्यादा होंगे, अगर एग्जैक्ट 40 किसी को नहीं मिले हैं तो, ठीक है। अब देखो 2-3 में अपन कुछ नहीं बोल सकते, 2-3 वाले तो वैसे ही हटा दो, इसमें अब 3 दिख रहा है, कोई सेंस नहीं है, इसका भी सेंस नहीं है।
अब एटलीस्ट वन ऑफ देम स्कोर एग्जैक्टली 40, एग्जैक्टली तो किसी के कितने भी हो सकते हैं, ये भी काम का नहीं। एट वन लेस देन, देखो कम से कम एक के तो 40 से कम होंगे ही होंगे, और कम से कम एक के 40 से ज्यादा भी होंगे, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं मिलेगा क्योंकि दो दो आंसर थोड़ी मल्टीपल चॉइस थोड़ी है। अब एटमोस्ट टू ऑफ देम स्कोर मोर देन 40 नहीं, ठीक है, बहुत सारे लोगों के भी हो सकते हैं। ठीक, ऑप्शन डी सिंपल थियोरिटिकल क्वेश्चन था, इसमें तो आपको 30 सेकेंड्स भी नहीं लगाने थे। 11th, एक्स एंड वाई पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स ध्यान देना, पी प्राइम नंबर है, ठीक है। ये एक इक्वेशन दी है, मिनिमम वैल्यू एक्स माइनस वाई की पूछिए, तो ठीक है इक्वेशन क्या देखो, इसको थोड़ा ओपन कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पी माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई पी इज इक्वल टू 7p। अपन पूरा कंसंट्रेट एक्स माइनस वाई पे रखेंगे, तो इन दोनों को पहले साथ में ले लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस वाई टू 7p। थोड़ा इसको अच्छे से बना दें, तो इसको एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिख देता हूँ, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, अब एक्स प्लस वाई कॉमन आ गया तो माइनस पी इज इक्वल टू 7p। एक्स माइनस वाई निकालना है तो अपन एक्स माइनस वाई माइनस पी इज इक्वल टू क्या लिख दें, 7p अपॉन एक्स प्लस वाई। अच्छा एक्स माइनस वाई सिर्फ निकालना है, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, p प्लस 7p अपॉन एक्स प्लस वाई। मिनिमम मैक्सिमम देखें, अच्छा एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब ये चीज भी इंटीजर होगी क्योंकि दो इंटीजर का डिफरेंस इंटीजर में ही आएगा, ठीक है। अब देखो यानी ये पूरा एक इंटीजर होना चाहिए। अब मिनिमम है तो अपन कोशिश करते हैं ये मिनिमम आए, पी को मिनिमम कोई भी प्राइम नंबर ले लेते हैं, तो 2 को ही लेके रख देख लेते हैं। पी अगर मैं 2 ले लेता हूँ तो एक्स प्लस वाई 2 या 7 में से कुछ भी ले लूँगा, तो एक्स प्लस वाई मान लो मैं 7 ले लेता हूँ, तो 7 से 7 गया 2 और 2 4, एक्स माइनस वाई 4 आ गया, लेकिन इवन और ऑड का समीशन डिवाइडेड बाई 2, एक्स और वाई इसमें इंटीजर आएंगे नहीं, है ना। अब एक्स प्लस वाई को मैं 2 लेके देखता हूँ, तो 2 लेके देगा, 2 से 2 गया, है ना, 7 प्लस 2 9 आ गया, एक्स माइनस वाई क्या आ गया 9, है ना। इससे भी अपना आंसर नहीं आ पाएगा, ऐसे आगे कोई भी वैल्यू रखते जाएंगे, जैसे 3 रख के देख लेते हैं एक सेकंड के लिए, है ना। तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं एक्स प्लस वाई को 7 ले लूँ तो 3 प्लस 3 6, एक्स माइनस वाई क्या हो गया 6, यहाँ से भी काम नहीं बनेगा, है ना। तो कोई भी कंडीशन अपन लेते जाएंगे, एक्स और वाई की वैल्यूज इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर निकल के आएंगी ही नहीं, ठीक है। तो नहीं आएंगी तो नन ऑफ द अबव लिख दो। वैसे क्वेश्चन ये लोग कुछ और बनाना चाह रहे होंगे, पन कुछ और गया होगा, लेकिन अच्छी बात थी ऑप्शन में एक नन ऑफ द अबव था, ठीक है, तो आप ये लगा सकते थे, ठीक है, नहीं तो पॉसिबल तो है नहीं जो उन्होंने क्वेश्चन बोला है। 12th, एबीसी ट्रायंगल है, बीसी 5 दिया हुआ है ना, एबीसी एक ट्रायंगल है, बीसी 5 दिया हुआ है। ज्योमेट्री ये लोग अच्छी थोड़ी पूछते हैं, कैट से तो अच्छी है लगती मुझे सेट की ज्योमेट्री। डी इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी, ए से बी सी पे अपन ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये है डी। इस पॉइंट ऑन सी डी, यहाँ पे कहीं भी एक पॉइंट ले लेते हैं ई, सच दैट बी इक्वल टू 3, ये 3 दिया हुआ है, मतलब ई सी क्या हो जाएगा 2, ये पूछा है। देखो एक पॉइंट बता देता हूँ, वैसे पता होना चाहिए फिर भी बता देता हूँ। जैसे मान लो ये कोई ट्रायंगल है, ये थ्योरम याद कर लेना, ए बी सी, है ना, एक परपेंडिकुलर डाल दिया डी, तो अगर मैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू लिखना चाहूँ, है ना, ये सब पाइथागोरस से प्रूव हो जाती है लेकिन रिजल्ट डायरेक्ट याद होने चाहिए। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2, है ना, इसके सामने वाला पॉइंट है सी, तो सी डी इंटू सी बी। इच्छा हो तो पाइथागोरस से प्रूफ कर लेना। और मान लो ऐसे ही एक कोई ट्रायंगल है, ये इस बार ऑब्ट्यूज बना दिया, ए ई सी लेते हैं ताकि ऊपर वाले से अपन डायरेक्ट रिलेट कर पाए,
है ना। ये सब थ्योरम याद करना ताकि आपको बड़े से बड़े क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाए। ए ई सी और ये मान लो परपेंडिकुलर है डी, तो इसमें होता है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस 2 ई सी इंटू ई डी। ठीक है, ये दो पॉइंट अगर मैं इधर यूज कर लूँ तो ये क्वेश्चन हो जाएगा मेरे से। ठीक है, तो पहले देखो ए बी स्क्वायर, अब कलर चेंज कर लेता हूँ, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर नहीं पता प्लस बी सी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 सी डी इंटू सी बी बी सी 5 हो गया, है ना। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ए सी स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10 सी डी। ठीक, अपने आप वो चीज़ आएगी जो इन्होंने लिखी हुई है, ध्यान से देखना, अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, इन्होंने जो लिखा अपने आप आएगा। हाँ, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, थोड़ा सा मतलब 2-1 मिनट में हो जाएगा, है ना। और जेड में 2-1 मिनट में का एक आध क्वेश्चन क्वांट का हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि बाकी सेक्शन बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू लिख देता हूं मैं, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर की जगह क्या लिख दूं, ए ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। ई सी की वैल्यू तो 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, है ना, प्लस 2 ई सी की वैल्यू तो 2 है इंटू ई डी, है ना। ये पूरा लिख दिया ए सी स्क्वायर की जगह, बाकी चीज़ें यहाँ से यहाँ तक की ऐसा कैसा लिख दो, प्लस 25 माइनस 10 सी डी। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ जो आपको याद करवाई हैं। अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करने पे ध्यान देंगे यहाँ से। हाँ, ये 2-3 लाइन में हो जाएगा, है ना। ये भी हटा देता हूँ, कहीं ऊपर लिखना पड़ा तो। हाँ, चाहिए क्या, ये भी लिख लेते हैं। अब देखो, इसके बाद में यहाँ लिखना चालू करता हूँ ताकि सेम स्क्रीन पे आप देखो, ए बी स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर लिख लो, ए बी स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर ऊपर वाले जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इज इक्वल टू 25 ये रहा प्लस 4 ये रहा, 25 प्लस 4 29 प्लस 4 ई डी। अच्छा, ई डी है, इसको सी डी के फॉर्म में कैसे लिखूं, क्योंकि यहाँ पे सी डी है ना, बनाना आपको सीखना है। तो ई डी को मैं सी डी के फॉर्म में कैसे लिखूं, सी डी, देखना ध्यान से, 4 ई डी को क्या लिखूं, सी डी माइनस ई सी, है ना। सी डी में से ई सी माइनस हो जाएगा, ई डी बचेगा माइनस 10 सी डी। अब तो आ गया आंसर। ठीक है, तो देखो ए बी स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू 29 प्लस 4 सी डी माइनस 4 ई सी, ई सी की वैल्यू तो 2 है, तो 4 2 ज़ा 8, इसकी वैल्यू क्या है 2, है ना, माइनस 10 सी डी। अब देखो प्लस 4 सी डी माइनस 10 सी डी माइनस 6 सी डी, और इधर भी देखो 6 सी डी था, अपने आप सब आएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। तो लिख लो ए बी स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर, है ना, ये माइनस 6 सी डी इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 6 सी डी इज इक्वल टू 29 माइनस 8 21। ये आंसर हो गया 21, ऑप्शन ई, था ना आसान। और ये मैंने जो थ्योरम बताई, मान लो वो नहीं भी पता आपको, तो आप पाइथागोरस से कर लेते। क्वेश्चन करने के 50 तरीके होते हैं, बस आंसर आना चाहिए। अगला 13th, राजू और सरिता प्ले अ गेम। ये हर प्ले अ गेम वाला है ना, हर साल एक क्वेश्चन देता ही देता है। फर्स्ट ईच वन ऑफ देम चूजेस अ पॉजिटिव इंटीजर इंडिपेंडेंटली। तो ये राजू, ये सरिता, मान लो इसने चूज किया x, इसने चूज किया y। दे बोथ मल्टीप्लाई देयर चूजन इंटीजर बाय 2। तो ये हो गया 2x, इसका हो गया 2y।
एंड देन सब्ट्रैक्ट 20 फ्रॉम देयर रिजल्टेंट नंबर। इसका 2x माइनस 20, इसका 2y माइनस 20। नाउ ईच ऑफ देम हैज अ न्यू नंबर, देन दे डिवाइड देयर रिस्पेक्टिव न्यू नंबर बाय 5। इसने भी डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, इसने भी डिवाइडेड बाय 5 कर दिया। फाइनली दे एडेड देयर रिजल्टेंट, इन दोनों ने अपने अपने रिजल्ट को ऐड कर दिया। मैं बोलो ना, सेट जो जो बोले वो करते जाओ, अपने आप आंसर आएगा। एंड फाउंड द सम इज 16, और ये समीशन इन्होंने बोला क्या है, 16। ठीक है, थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x प्लस 2y, यानी 2 इंटू एक्स प्लस वाई लिख दूँ, माइनस 20 माइनस 40, 16 5 ज़ा 80। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 प्लस 40, 120 अपॉन टू 60। अब क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस, यानी x माइनस वाई मैक्सिमम हो, है ना। अच्छा, ये मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो इसको मैं काम करता हूँ मैक्सिमम लेता हूँ, और इसको मैं क्या करूँगा, मिनिमम, तभी मैक्सिमम रिजल्ट आ पाएगा। अच्छा, दोनों ने क्या हुआ, पॉजिटिव इंटीजर चूज किए थे, तो अगर इन दोनों में चूज करना है तो इसको मैक्सिमम 59 ले सकता हूँ, 60 और 0 ले नहीं सकता, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर दोनों ने चूज किए, तो इसका वन। अब x माइनस वाई मिनिमम क्या हो जाएगा, 59 माइनस 1 इज इक्वल टू 58। इतना आसान क्वेश्चन था, है ना, ऑप्शन बी। उम्मीद है समझ में आया होगा। 14th क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जेट में इस बार, ये वाले जो पार्ट आपके लिए लाया हूँ। जोस बोरोड सम मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड एट सिंपल इंटरेस्ट रेट 10%। देखो इतने लेंदी हो, हम देख के घबरा जाते हैं, लेकिन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन कोई टफ नहीं है। एंड इन्वेस्टेड द एंटायर अमाउंट इन स्टॉक्स, आजकल स्टॉक्स को बुलाते हैं ये लैंग्वेज में। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही रिपेड 1/5 ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। मान लो 100x इसने उधारी ली, ठीक है, 1/5 दे दिया, यानी 20x दे दिया पहले साल के बाद। अच्छा, पहले साल में इसी पे इंटरेस्ट लगेगा, यानी 10% इसका 10x इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में, ये हो गया इंटरेस्ट हो गया। अच्छा, 20x दे दिया तो बचा कितना, 80x लेफ्ट, और ये इंटरेस्ट, ठीक है। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, हाँ सेकेंड ईयर में जो प्रिंसिपल है उसी पे इंटरेस्ट लगता है एसआई पे, तो सेकेंड ईयर में क्या हुआ होगा, इंटरेस्ट इसका 80 पे 10% इन एट एक्स ही लगा होगा, ठीक है, क्योंकि 20x तो दे चुका था। हाफ ऑफ द रिमेनिंग प्रिंसिपल, अब इसने 40x दे दिया, मतलब अब 40x बचा, है ना, हाफ दिया ना। ये सेकेंड ईयर के एंड में हुआ। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर ही रिपेड द एंटायर रिमेनिंग प्रिंसिपल अमाउंट। थर्ड ईयर में इसने पूरा प्रिंसिपल दे दिया, मतलब 40x का जो रेट लगा होगा थर्ड ईयर में, इसका 10% 4x लगा होगा, और इसने पूरा का पूरा दे दिया, मतलब अब इसके पास यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं बचा, अब सिर्फ इसको ये इंटरेस्ट देना है। देयर वॉज नो प्रिंसिपल अमाउंट लेफ्ट, हिज फ्रेंड डिड नॉट चार्ज एनी इंटरेस्ट इन द फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर में इसके फ्रेंड ने से कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया, मतलब ये जो इंटरेस्ट बना था इसका यही लिया होगा उसने, 22x इसने फोर्थ ईयर में दे दिया होगा, फोर्थ ईयर में, और ये था थर्ड ईयर का, ठीक। तो टोटल देखो 100x इसने लिया था, 22x इसने इंटरेस्ट दिया, यानी टोटल देखा जाए इसने 122x दिया है अपने फ्रेंड को ड्यूरिंग दिस 4 ईयर्स, ठीक है। आगे बात करते हैं। एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर ही सोल्ड ऑल हिज स्टॉक्स, लेटर ही कैलकुलेट ही गेन 97,500 इसका गेन हुआ है, आफ्टर पेइंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट टू हिज फ्रेंड। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देने के बाद इसको इतना फायदा हो गया। इफ हिज इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन द स्टॉक्स बिकेम डबल एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर। अच्छा, इसने ये पूरा का पूरा लगा दिया था, तो 100x का इसका हो गया, स्कीम डबल हो गई, यानी 200x हुआ, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 200 माइनस 122x, कितना हुआ, 78, 78, 79, 80 और 20, हाँ, और ये प्रॉफिट दिया 97,500। अब जेट में कैलकुलेटर तो रहता नहीं, खुद ही करना पड़ेगा, पहले 2 से करूंगा, 39, अब
13 से करूंगा, जाएगा ही जाएगा। अब 3 से करूंगा, 1250। एक्स की वैल्यू आई है, पूछा क्या है, बोरो 1250, एक्स की वैल्यू 2 जीरो और लगा दो, इतना बोरो क्या था, 1,25,000, ऑप्शन डी। ठीक है, थे ना अच्छे अच्छे क्वेश्चन 14। तो उम्मीद है कि आज का पार्ट भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, पूरा डिटेल में मैंने अच्छे से समझा दिया। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, अभी तक सुनते हो तो।